नमस्कार दोस्तों। हमारे आपके अपने YouTube चैनल हेलो पंचायत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम निरंतर नए विषयों पर आपके साथ अपने प्रयासों को साझा करते रहेंगे। उसी क्रम में आज हम एक नया विषय आपके साथ साझा करने के लिए फिर से उपस्थित हैं। चलिए देखते हैं। बात शुरू करने के पहले एक नज़र हम फिर से उसी तस्वीर पर डालेंगे जिसका हमने जब 15वें वित्त आयोग की बात कर रहे थे तब उस वीडियो के बारे में देखा था। तब हमारा मुख्य विषय था कि ग्राम पंचायतों के वित्तीय संसाधन क्या है। अभी हम जिन विषयों पर निरंतरता से बात करते चले आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसी ग्राम पंचायत के संसाधनों को एक दूसरे में कवर करते हैं। जैसे उस दिन जो हम लोगों ने पहले वीडियो में बात की थी वो 15वें वित्त आयोग के संबंध में विस्तार से चर्चा की थी कि 15वां वित्त आयोग क्या है, कैसे है, और ये इसके बारे में जब आप विस्तार से जानना चाहते हैं तो फिर से उस वीडियो को एक बार जरूर देखें। आज हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हमारा जो मुख्य विषय है वो है राज्य वित्त आयोग। आज के इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि राज्य वित्त आयोग गठित क्यों होता है, क्या करता है, उसकी अनुशंसाएं किस प्रकार से प्रस्तुत होती हैं, अभी उसने जो अनुशंसाएं की हैं उसके सूत्र क्या है, और जो राशि ग्राम पंचायतों को राज्य वित्त के आधार पर इस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हो रही है उसका उपयोग किस प्रकार से करना है और क्या प्रक्रिया अपनानी है। आपसे अनुरोध है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि किसी एक योजना के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा। ये भी अनुरोध है कि आप इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा। निश्चित तौर पर हम आपके साथ कुछ उपयोगी बात साझा कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि राज्य वित्त आयोग की मूल कहाँ से है या कहाँ से उसकी उत्पत्ति होती है, कहाँ उसको प्रावधानित किया गया है। तो जो संविधान में जब हम राज्य वित्त आयोग को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके बाद संविधान में अनुच्छेद 243 जोड़ा गया था और इसी अनुच्छेद 243 में ये व्यवस्था दी गई थी जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम था वो जब लागू हो जाएगा उसके बाद में 1 वर्ष के भीतर और उसके पश्चात हर एक 5वें वर्ष में राज्यों में राज्य वित्त आयोगों का गठन होगा और राज्य वित्त आयोग राज्य के विभाजनीय कोष में से राशि के विभाजित करने के सूत्र और अनुशंसा प्रस्तुत करेंगे और पंचायतों को सशक्त कैसे बनाया जा सकता है इस संबंध में अपनी बात रखेंगे। इसी के ठीक बाद मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग अधिनियम 1994 पारित किया गया और ये अधिनियम लागू हुआ 7 मार्च 1994 को इसका अंतिम प्रकाशन हुआ और व्यवस्था कर दी गई कि अब प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग गठित होगा जो संविधान द्वारा अपेक्षित अपनी भूमिका को निभाएगा। अभी हमने देखा कि भारतीय संविधान में कहाँ से राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था दी गई है और किस प्रकार से मध्य प्रदेश में राज्य वित्त आयोग अधिनियम पारित करके एक विधिक व्यवस्था स्थापित की गई। उसी क्रम में हमारे यहाँ निरंतर वित्त आयोग स्थापित होते चले गए और हम आज जिस वित्त आयोग के बारे में बात कर रहे हैं वो है 5वां वित्त आयोग। इसके पहले के 4 वित्त आयोग अपना अनुशंसाएं दे करके और उनके बारे में हम लोग अपने कार्य पूर्ण कर चुके हैं, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे। हम वो 5वां वित्त आयोग जो आज के दिनांक में प्रभावी है और जिसकी अनुशंसित राशि का अब हम लोग उपयोग प्रारंभ करने जा रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अब आप देखिए कि ये राज्य वित्त आयोग 5वां जो है वो 20 मार्च 2017 को इसका गठन किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। माननीय श्री हिम्मत कोठारी जी इसके अध्यक्ष थे और इस 5वें राज्य वित्त आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है उन रिपोर्ट्स को हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इसको इस अवधि के लिए मतलब 5वां वित्त आयोग कब तक रहेगा कि अनुशंसाएं कब तक प्रभावी रहेंगी 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2026 तक। तो ये हम लोगों के जो समय सीमा निर्धारित की गई है ये वही समय सीमा निर्धारित की गई है जो कि 15वें वित्त आयोग की अवधि के लिए है। तो एक तरह से हमें कह सकते हैं कि जो हमारे अभी वर्तमान में जो नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि आए हैं लगभग वो इसके समानांतर ही उनका काम चलेगा, काम प्रारंभ होगा। और अभी एक और चीज़ यहाँ हम उल्लेख करना चाहेंगे कि जो भारत सरकार से 15वें वित्त आयोग की राशि मिलती है उसकी अनिवार्य शर्तों में एक शर्त यह भी है कि राज्यों में राज्य वित्त आयोग का गठन हो चुका हो और उसकी अनुशंसाएं प्रभावी हो।
तो इस मामले में हमारा राज्य एक कदम आगे रहा है और उसने अपनी अनुशंसाएं लागू की हुई हैं। अब हम देखते हैं इसके आगे की स्थिति। अब इस समय आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 5वें राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन दिखाई दे रहे हैं। तो जो 5वें राज्य वित्त आयोग ने मूल प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था वो 2 भागों में था। एक प्रतिवेदन है जिसमें खंड 1 में प्रतिवेदन परसिस्ट है और दूसरे में केवल परसिस्ट है। तो ये काफ़ी मोटी किताबें जैसे रहते हैं। तो राज्य वित्त आयोग जो भी अपना अध्ययन करते हैं वो सारी इन पुस्तकों में अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। और जब राज्य वित्त आयोग इस तरीके से अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देता है सरकार को, तो फिर सरकार फिर उसको स्वीकार करती है। तो ये जो है ये राज्य सरकार का कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन है। मतलब पहले राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को फिर राज्य सरकार ने स्वीकार किया। इसके बाद तीसरा नंबर आता है जो हम आगे की देखने वाले हैं, वो है निर्देश, कि भाई अब आपने इसके बाद क्या किस तरीके से कार्रवाई करनी है। हमारा आज के वीडियो का मूल विषय भी यही है कि 5वें राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देशों क्या हैं, जिससे ही हम आपको उससे अवगत करा सकें। अब एक कदम आगे बढ़ते हुए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो 5वां राज्य वित्त आयोग था, इसने जो राशि वितरण तथा आवंटन की जो सूत्र निर्धारित किया था वो क्या था, और उस के तहत हमारी पंचायतों को कितनी कितनी राशि मिलने की अनुशंसा की गई थी प्रतिशत में। प्रतिशत के अनुसार में कुल धनराशि कितनी होती है वो हम फिर इसके साथ आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ एक चीज़ हमको पहले स्पष्ट कर लेना चाहिए कि जो हमारा 5वां राज्य वित्त आयोग है उसने जो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत है, जिला पंचायत है और एक सामान्य क्षेत्र की, अनुसूचित क्षेत्र माने जो पैसा एरिया है, उसको वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसाओं में आदिवासी क्षेत्र के रूप में लिखा है, तो हम उसको अनुसूचित क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो ये जो 7.75% कुल राशि थी, ये विभाजनीय कोष का हिस्सा थी। मतलब हमारे 5वें राज्य वित्त आयोग ने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसी कुल राशि जो विभाजनीय कोष की होगी या जो बांटी जा सकेगी, उसका 7.5% हमारी तीनों स्तर की पंचायतों को प्राप्त होगा। इन्हीं 7.5% में हमारी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत और कुछ विशिष्ट प्रावधान है जो हम आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से ग्राम पंचायतों के लिए कितने प्रतिशत की राशि व्यवस्था की गई। तो ग्राम पंचायतों को 2 हिस्सों में बांटा राज्य वित्त आयोग ने। उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतें हैं उनको टोटल आवंटन का 2.1% मिलेगा, और जो अन्य क्षेत्र की पंचायतें हैं उनको 5.4%, मतलब 5.4% अन्य क्षेत्र की ग्राम पंचायतों को और अनुसूचित क्षेत्र की पंचायतों को 2.1%। तो यहाँ हम बस इतना सा अंतर देखते हैं कि क्योंकि इनकी विशिष्ट आवश्यकता होती है, एक दुर्गम क्षेत्र में भी ये पंचायतें स्थापित होती हैं, तो इनको थोड़ा सा वेटेज राशि प्राप्त होने में यहाँ पर हो जाता है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा अंतर दोनों के बीच में नहीं रखा गया है। अब हम जिला पंचायत और जनपद पंचायतों के बारे में देखते हैं। तो जो जनपद पंचायतों के संबंध में अनुशंसा की गई है ना, बहुत ही सिंपल है। उन्होंने कहा कि जो अनुसूचित क्षेत्र, जिसको हम लोग पैसा क्षेत्र कहते हैं, वहाँ की हर एक जनपद पंचायत को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 25 लाख रुपए प्राप्त होंगे। और अन्य क्षेत्र की, मतलब जो हमारी यहाँ पर हम बात करते हैं कि लगभग 89 हैं, 89 ब्लॉक है, 89 जनपद पंचायतें हैं, और ये 313 में से शेष ये हैं। तो जो ऐसी जनपद पंचायतें जो अनुसूचित क्षेत्र या पैसा क्षेत्र की नहीं है, या जिसको आदिवासी क्षेत्र भी कहता है, हमारे रिपोर्ट कहती है, तो उनको 20 लाख रुपए। तो अब आपको ये पता हो जाना चाहिए कि एक वित्तीय वर्ष में आपकी जनपद पंचायत को, अगर आप पैसा क्षेत्र में है तो 25 लाख रुपए मिलेंगे राज्य वित्त आयोग से, 5वें से, और अगर आप सामान्य क्षेत्र में है तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। अब हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि जिला पंचायतों के लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो देखिए, जिला पंचायतों के लिए प्रावधान जो है वो 2 हिस्सों में है। एक तो प्रथम है कि जो फिक्स है कि मूलभूत अनुदान प्रति जिला पंचायत कितना, राशि रुपए 20 लाख, ये तो न्यूनतम एक वित्तीय वर्ष के लिए तय है। इसके बाद फिर जनपद पंचायतों की संख्या आधारित अनुदान है। तो जनपद पंचायतों की संख्या आधारित जो अनुदान है वो एक जैसा नहीं है, इसमें भी 2 तरीके से है। पहला है कि अगर उस जिले के अंतर्गत आदिवासी जनपद है, जिसको आदिवासी जनपद के रूप में हम लोग पैसा भी जनपद बोलते हैं, या अनुसूचित क्षेत्र की जनपद पंचायत कह सकते हैं,
तो ऐसे जिले जहां अनुसूचित क्षेत्र की जितनी जनपद पंचायत होंगी तो प्रत्येक जनपद पंचायत के हिसाब से 6 लाख रुपए उस 20 लाख के अतिरिक्त मिलेंगे। और अगर कोई प्रति गैर आदिवासी या सामान्य या गैर अनुसूचित क्षेत्र की पंचायत होगी तो वहाँ 4 लाख मिलेंगे। तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी एक जिला पंचायत में 4 अनुसूचित क्षेत्र की या 65 क्षेत्र की जनपद पंचायतें हैं तो उसको 6 गुणित 4 मतलब 24 प्लस 2 24 और 20 44 लाख रुपए हो जाएंगे। और अगर वही उसके पास 4 इसकी हैं तो 20 और 4 चौक 16, तो 20 और 16 वो 36 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हर एक जिला पंचायत अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उनको कुल कितनी राशि राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली है। अभी जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि वो जो टोटल अनुशंसित राशि है उसमें कुछ विशिष्ट आवश्यकताओं के काम भी है। तो जो 5वां राज्य वित्त आयोग है, 5वें राज्य वित्त आयोग ने मुख्य रूप से विशिष्ट प्रावधानों में 2 चीजों को जोड़ा है। एक है, हम इसको नर्मदा तट की पंचायत है, और दूसरा है भीमबेटका एवं तामिया। तो 5वें राज्य वित्त आयोग ने अपने अध्ययन अवधि में पाया कि जो नर्मदा के तट की पंचायतें हैं और जहां मेले आदि लगते हैं उनको कुछ अतिरिक्त राशि यदि दी जाएगी तो वो नर्मदा जल को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। पर्यटकों के लिए, जो भी वहाँ लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए एक अच्छा वातावरण दे सकते हैं। तो इसके लिए नर्मदा क्षेत्र की जो पंचायतें हैं उनके लिए इस साल के बजट में 5 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है और जो निरंतर रहने की उसके अंदर व्यवस्था भी दी गई है। दूसरा था भीमबेटका और तामिया। ये छिंदवाड़ा जिले और रायसेन जिले के जो 2 पर्यटन स्थल हैं, तो राज्य वित्त आयोग ने कहा कि इन स्थलों पर पर्यटकों के लिए कुछ मूलभूत सुविधाएं और पर्यटक आकर्षक हों इस तरीके की कुछ व्यवस्थाएं निर्मित करने के लिए उन्होंने दोनों पर्यटन क्षेत्रों के लिए एक के लिए 50 लाख के हिसाब से ये प्रावधान भी राज्य वित्त आयोग ने अपनी अनुशंसाओं में किया है और इन अनुशंसाओं को राज्य शासन ने स्वीकार भी किया है और बजट में इसके लिए व्यवस्था भी की गई है। देखिए, ये है निर्देश जो आज के इस वीडियो के मूल विषय वस्तु हैं। इसका क्रमांक ये है, तारीख ये है और ये इनको संबोधित किया गया है। विषय है 5वें राज्य वित्त आयोग, 5वें राज्य वित्त आयोग द्वारा प्रावधानित राशि के उपयोग के संबंध में दिशा निर्देश। इन्हीं दिशा निर्देशों की विषय वस्तुओं पर हम अब बात करने जा रहे हैं और ये दिशा निर्देश आपको डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए उसकी लिंक उपलब्ध रहेगी। विभाग के पंचायत पोर्टल से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और ये आपसे एक विनम्र अनुरोध रहेगा कि इन निर्देशों को सभी स्तर पर, सारे सरपंच साहब लोग, सचिव, रोजगार सहायक, जिला पंचायत, जनपद पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधि, सीओ साहिबान, सभी इसको प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकाल करके अंडरलाइन करके एक बार पढ़ लें और इस वीडियो के माध्यम से भी अपनी एक समझ उसके प्रति विकसित करने में मदद मिलेगी, ऐसा हमारा विश्वास है, जिससे कि आप इसका क्रियान्वयन प्रभावी तरीके से कर सकें। हम एक नज़र डालते हैं कि 5वें राज्य वित्त आयोग के जो दिशा निर्देश जिनके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे उसमें क्या क्या चीज़ों का उल्लेख किया गया है। तो मुख्य रूप से जो 5वें राज्य वित्त आयोग के निर्देश हैं वो 6 सेक्टरों में विभाजित हैं, मतलब 6 अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिनको कवर करने की कोशिश की गई है। उसमें सबसे पहला जो है वो है कि राज्य सरकार ने ये निर्णय लिया कि अगर कोई विशिष्ट कार्य आता है तो वो कार्य यदि तीनों स्तर की पंचायतों को सौंपा जाता है तो वो राज्य वित्त आयोग के अंतर्गत अनुमति के रूप में मान्य होगा। इसके साथ में ज़्यादातर ये काम ऊपर से सौंपे जाएंगे, तभी आपको इसके बारे में पता लगेगा कि क्या काम सौंपे गए हैं और उसमें राज्य वित्त आयोग से वो करने का उल्लेख है या नहीं। यहाँ से शुरू होती है आपकी खुद के स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया। तो सबसे पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पंचायत की आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियों के निर्माण संबंधी कार्य। देखिए, ये पूरा का पूरा राज्य वित्त आयोग के जो दिशा निर्देशों पर हम धीरे धीरे देखेंगे, ये पुराने अभी तक के जितने भी दिशा निर्देश थे उनसे थोड़ा सा अलग हटके और पंचायतों की एक तस्वीर बदलने की दिशा में एक सैद्धांतिक रूप से एक चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है कि अगर इन सब चीज़ों पर भी विचार किया जाता है तो आप देखेंगे कि पंचायत की तस्वीर बदलने में ज़्यादा
हम लोग सफल हो सकते हैं। आप ये देखिए, यही क्रम भी यही है। इस पूरे क्रम को देखते हुए चलिए कि सबसे पहले तो शासन द्वारा बताए गए काम हो गए, जो कि समय समय पर बताए जाएंगे, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। इसके बाद सबसे पहले नंबर पर क्या आया कि पंचायत ऐसे चीज़ों का करे, ऐसे काम करे जिससे कि उसकी स्वयं की आय बढ़े, जिससे कि वो अपने नागरिकों को और अधिक गुणवत्तापूर्ण मूलभूत सुविधाएं दे सके। देखिए, दूसरा जो आपने पहली बार कहीं देख रहे होंगे कि नागरिकों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, हैप्पीनेस, आनंद, माने जो आपकी ग्राम पंचायत क्षेत्र के या ग्रामीण क्षेत्र के निवासी हैं, नागरिकगण हैं, उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कुछ कार्य चिन्हित किए जाकर इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद ये भी कोशिश की गई कि भाई जो गुड गवर्नेंस होगा, सुशासन होगा, उसके लिए अच्छा कार्यालय होना जरूरी है। तो अच्छे कार्यालय के लिए भी कुछ कार्य चिन्हित करके इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसके बाद नंबर आता है नवीन अधोसंरचनात्मक कार्यों का। शुरुआती स्तर पर जब हम देखते हैं, आज से कुछ वर्ष पहले के नवीन कार्य सबसे पहले लिखते थे, सीमेंट कंक्रीट ये कर लो वो कर लो। उनको थोड़ा सा नीचे ले जा गए क्योंकि लंबा समय हो गया है अधोसंरचनात्मक कार्यों करते हुए। अब थोड़ा सा अलग तरीके के मानव विकास का, इस तरीके के सामाजिक और मानसिक विकास को भी पंचायतों के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। ये लास्ट में है, जो आपके पुरानी परिसंपत्तियां हैं उनको संधारित करना है जिससे कि वो उपयोगी हो सके, और जो संधारित होती रहेंगी तो उनका जो टोटल आयु है उसमें भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से 6 सेक्टर हैं जिनमें पांचवें वित्त आयोग की राशि का उपयोग किया जा सकता है। अब इसमें से एक एक सेक्टर वाइज हम लोग नजर डालने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या काम लिए जा सकते हैं। अब हम एक एक सेक्टर के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं कि किस सेक्टर में कौन कौन से कामों की करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। यहाँ ये हमारा दूसरा सेक्टर है। अब आप कह रहे होंगे पहले सेक्टर के बारे में क्यों नहीं बता रहे हैं, तो पहला जो सेक्टर है उसमें 3 चीजें हैं। पहला है माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाएं, दूसरा है बिजली बिलों का भुगतान, और तीसरा है जो पहले से स्वीकृत कार्यों में यदि दूसरी किस्त जारी करनी हो। चूंकि वो तीनों में से बिजली का बिल का यदि छोड़ दें तो सभी चीजें विशेष समय पर उपस्थित होंगी, इसलिए उसके बारे में हम लोग यहाँ विस्तार से चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब जो दूसरा श्रेणी है, ये पूरी तरह से हमारे ग्राम पंचायतों की स्वयं के आय के स्रोतों को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रावधान है। अब इसमें सबसे पहला फोकस जो है वो इको टूरिज्म क्षेत्र की पंचायतों का, दूसरा पर्यटन, माने पर्यटन को आय के साधन के रूप में विकसित किया जा सकता है। और अभी जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, हर व्यक्ति अपने सुकून के लिए पर्यटन के क्षेत्रों की तरफ जाता है, और जो हमारी ऐसी ग्राम पंचायत है जहाँ पर इको टूरिज्म, माने जहाँ जंगल और इस तरीके का इको क्षेत्र हो, वहाँ के लिए, या कुछ ऐसी ग्राम पंचायतें हो सकती हैं जहाँ पर कोई धार्मिक पर्यटन भी हो सकता है, कोई अन्य हिस्टोरिकल हो सकता है, कोई पुरातात्विक हो सकता है। तो इस तरीके के क्षेत्र जिन ग्राम पंचायतों में होंगे, वो इस राशि से उन क्षेत्रों में इस तरीके की सुविधाएं विकसित कर सकती हैं कि जो पर्यटक हों वो न केवल आकर्षित हों बल्कि वहाँ ठहरे भी, और उससे उस क्षेत्र का विकास भी प्राप्त हो और पंचायतों की उससे आय प्राप्त हो। मैरिज गार्डन, इस पर हमारी प्रदेश की 1-2 पंचायतों ने बड़ी सफलतापूर्वक काम किया है। तीनों स्तर की पंचायतों के बारे में हम बात कर रहे हैं। यहाँ ये स्पष्ट तौर से होना चाहिए, जो निर्देश है वो केवल ग्राम पंचायत के लिए नहीं है, समान निर्देश है। जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, तीनों के लिए एक ही निर्देश है जिन निर्देशों पर हम बात कर रहे हैं। तो कोई भी तीनों में से कोई भी निकाय यदि चाहता है तो मैरिज गार्डन का निर्माण कर सकता है, उसका संचालन कर सकता है। हमारे ही इस प्रदेश में मंदसौर जिले में इस तरीके का अनुकरणीय कार्य हुए हैं और उस ग्राम पंचायत की आय के स्थायी साधन विकसित हुए हैं। इसके बाद में फिर जो हम कहते हैं दोनों चीजें हैं, शासकीय भूमि पर चबूतरे, छोटी दुकान, जिसको कॉम्प्लेक्स की बात यहाँ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में पैसा एकदम से बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है। तो छोटी छोटी दुकान, हाट बाजार, इस तरीके की संरचनाएं बना करके ग्राम पंचायत अपनी आय बढ़ा सकती है। दुकानों सहित यात्री प्रतीक्षालय, ध्यान रखिएगा, यात्री प्रतीक्षालय बनाए। जैसे अभी भोपाल में देखते हैं कि जो यात्री प्रतीक्षालय बन रहे हैं उसके बीच में कोई भी एक दुकान साथ में बड़ा सुंदर तरीके से निर्मित कर रहे हैं। तो आप अपने ग्राम पंचायत क्षेत्र में हाट बाजार यात्री प्रतीक्षालय बनाते हैं तो उसके साथ में एक दुकान बना सकते हैं या दुकानों की सीरीज बना सकते हैं। बस स्टैंड बना रहे हैं तो उसमें भी आप अपने हिसाब से दुकानें बना सकते हैं। इसके बाद में एक और चीज़ है, आरओ वाटर प्लांट। इसका द्वारा भी
इंदौर जिले में, मंदसौर जिले में कई सारी ग्राम पंचायतों ने स्वयं की आय सृजित की है। इसमें जो आरओ प्लांट रहता है, उस आरओ प्लांट के में ठंडा पानी या सामान्य पानी दोनों एक वाटर एटीएम के माध्यम से भी इस प्रक्रिया को संपादित करते हैं। जो व्यक्ति है वो न्यूनतम दर पर पानी अपने पंचायत से लेता है, जो आम नागरिक है। तो इसके द्वारा हम लोग एक तो अच्छा जीवन स्तर दे रहे हैं, स्वस्थ जीवन स्तर दे रहे हैं, साफ पानी दे रहे हैं, और पंचायत की आय भी इसमें हो सकती है। और ग्राम पंचायत एक न्यूनतम दर पर उसको बेचती है पानी को। इसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ग्रामीण क्षेत्र में हमेशा ही पौधों की मांग सरकारी तौर पर भी होती है और निजी तौर पर भी होती है। तो पंचायतें जो इच्छुक हैं, लेकिन ये काम वही पंचायतें कर सकती हैं जो पंचायतें इच्छुक है, जिनके अपने पास संसाधन है, वो खुद के लिए खुद के ही स्वामित्व की तीनों स्तर की कोई भी जिला जनपद ग्राम पंचायत अपनी नर्सरी स्थापित कर सकती है, और वो नर्सरी से पौध विक्रय केंद्र भी के रूप में भी काम कर सकते हैं। तो ये पूरे के पूरे जो हम लोगों ने सेक्टर नंबर 2 के काम देखे हैं, ये वो हैं जो ग्राम पंचायतों की आय को बढ़ाने के लिए प्रावधानित किए गए हैं। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा सेक्टर। ये तीसरे सेक्टर का जो मेन फोकस है वो है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की सुविधाएं। इसके पहले हमारे किसी भी वित्त आयोग के निर्देश में इस तरीके की काम सम्मिलित नहीं किए गए थे। ये काम सम्मिलित किए जाने के पीछे का जो मकसद है वो है नागरिकों के जीवन स्तर में एक गुणवत्ता जोड़ना, मतलब उनको अधोसंरचनात्मक विकास के साथ उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़े हुए कामों को करना। तो ये सबसे पहले पुस्तकालय भवन निर्माण एवं संचालन। यहाँ ध्यान रखिएगा, ये एक अवधारणा ये है कि भाई अगर पुस्तकालय होगा, गांव के युवा और बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सभी उस पुस्तकालय का लाभ लेंगे। पुस्तकों के साथ उनकी मित्रता होगी, उससे अप्रत्यक्ष लाभ जो पुस्तकों में पढ़ने से ज्ञानवर्धन के साथ साथ भी प्राप्त होगा। इसके बारे में आप जब नियम पूरे निर्देशों को विस्तार से देखेंगे तो इसके संचालन की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से इसको आप बनाने के बाद जब संचालित करते हैं तो संचालित करने के लिए किस तरीके से आप किसी व्यक्ति की सेवाएं ले सकते हैं। ऐसे ओपन जिम नगरीय क्षेत्रों में एक बहुत ही प्रचलित अवधारणा हो गई, जहाँ किसी पार्क के एक कोने में, कॉर्नर में एक बढ़िया मजबूत स्ट्रक्चर स्थापित किया जाता है जिसमें सभी लोग अपना व्यायाम कर सकते हैं। तो ये व्यवस्था भी की गई है कि आप अपनी ग्राम पंचायत के किसी सुरक्षित स्थान पर, सुगम स्थान पर आप ओपन जिम का निर्माण भी इस 5वें राज्य वित्त आयोग की राशि से कर सकते हैं। एक बहुत ही अद्भुत काम है प्रयोगशाला मिनी साइंस सेंटर। मतलब ये कोई लैब ऐसी नहीं है जिसमें आपको कुछ रासायनिक क्रियाएं करनी हो। ये है कि कुछ मॉडल, मतलब जिन मॉडल से बच्चे आसानी से समझ सकें, वो मॉडल एक स्ट्रक्चर या संरचना के रूप में भी हो सकते हैं। कुछ मॉडल आते हैं बने बनाए, उनको वो अपने आंखों से देख सकें कि जैसे सूर्य ग्रहण कैसे होता है, चंद्र ग्रहण कैसे होता है, इस तरीके के कुछ नमूने बने हुए रहते हैं। तो आप एक कदम आगे बढ़ के किसी खुले मैदान में भी इस तरीके की संरचनाएं निर्मित कर सकते हैं, और स्कूल के किसी एक कमरे में भी इस तरीके का मिनी साइंस सेंटर की स्थापना कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों के बौद्धिक विकास को गति मिल सकती है। ये स्व अध्ययन हेतु सैड कक्ष निर्माण, ये क्या है? ये आप इस तरह से देखिए कि अगर मान के चलिए आपकी ग्राम पंचायत में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके घर छोटे हैं और वहाँ उनको लाइट नहीं मिल रही है, अगर पंखा नहीं है और वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो ये व्यवस्था की कल्पना की गई कि आप अपनी ग्राम पंचायत के किसी अच्छे स्थान पर एक इस तरीके का बैठने की व्यवस्था कर दें, ऊपर से सेट डाल दें, पंखा लगा दें, पीने पानी व्यवस्था कर दें, रोशनी व्यवस्था कर दें। रात में यदि पढ़ना चाहे तो उसमें आप सोलर लाइट के साथ में भी व्यवस्था कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिजली खर्च भी बचेगा। तो उस कक्ष में आप बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग बना सकते हैं कि जो बच्चे अपने घर में किसी भी तरीके से व्यवधान होने के कारण नहीं पढ़ पा रहे हैं तो वो आए, खुद अपना अध्ययन करें। हाँ, इससे और आगे बढ़ के आप क्या सोच सकते हैं? हो सकता है आप में से कुछ युवा सामने आए कि ठीक है, शाम को इस जो स्व अध्ययन साइट है इसमें वो फ्री ट्यूशन देंगे। तो इस तरीके से चीज़ें एक दूसरे से जुड़ती चली जाएंगी। तो ये एक बहुत ही अच्छी अवधारणा इसमें लाई गई है, जो आने वाले समय में हम लोगों की जरूरत भी होगी, तो इस पर भी आप काम कर सकते हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं। पार्क,
पार्क बनाना और उसका संचालन करना भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है बनाने के अलावा। तो सबसे पहले तो पार्क का स्थान इस तरीके का हो जो जहाँ पर देखिए पार्क की आवश्यकता सभी को है। वो योगा कर रहे हैं, कोई व्यायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, शाम को थोड़ा गॉसिप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो आप इसमें सार्वजनिक पार्क महिला पुरुषों के लिए पृथक-पृथक भी कर सकते हैं और बच्चों के लिए आप चिल्ड्रन पार्क जिसमें झूले हों वो और कुछ अन्य मनोरंजनात्मक बच्चों के अनुसार काम कर सकते हो, वो आप इसमें तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, हर जगह होना चाहिए। कई जगह मैं जब फील्ड में दौरे पर जाके आप कभी देखते होंगे आस-पास की एक पेड़ के नीचे इतने सारे वृद्धजन बैठे होते हैं कि वो जगह कम पड़ जाती है। तो क्यों ना हम 5वें राज्य वित्त आयोग में ऐसी व्यवस्था करें, अगर पहले से कोई बड़ा वृक्ष है तो उसके आस-पास आप चौपाल तैयार कर सकते हैं या चौपाल तैयार करके वृक्षारोपण कर सकते हैं, लेकिन ये होना चाहिए। ये उनके उनके लिए भी और हमारे समाज के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। दिव्यांगजनों हेतु बाधारहित वातावरण का निर्माण ये हम लोग पहले से देखते चले आ रहे हैं कि रैंप बनाना है या उनको दिव्यांगजनों को सार्वजनिक आवागमन जो सार्वजनिक भवनों में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं हो उसके लिए हम ये काम कर सकते हैं। एक ये चीज़ है जो आप पहली बार सुन रहे हो किशोरी लाउंज की स्थापना। ये शहरों में होता है, उसको सी लाउंज कहते हैं। सी लाउंज का मतलब रहता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर महिलाएं या किशोरी बालिकाएं ही आएंगी और वो उस चीज़ का उपयोग करेंगे। अब हो सकता है कि जैसे हम लोगों ने स्व अध्ययन केंद्र एक तरफ बना दिया, हम एक आंगनबाड़ी के पास, स्कूल के पास या गांव की बस्ती के बीच में जहाँ भी यहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं हो वहाँ पर हम लोग एक स्व अध्ययन केंद्र स्थापित हम एक किशोरी लाउंज स्थापित करें जिसका संचालन भी महिलाओं की स्व सहायता समूह है, महिलाएं खुद करें, किशोरी बालिकाएं करें। वहाँ उनके लिए कुछ गेम हो, इंडोर गेम होते हैं जैसे कैरम है, इस तरीके का शतरंज है। वहाँ उनके लिए योगा की व्यवस्था हो, वहाँ उनके लिए कुछ अन्य जो स्वस्थ मनोरंजन की व्यवस्था हो सकती है वो हो और वहाँ पर उनके बीच में वो अध्ययन भी कर सकें। मतलब एक पूरा का पूरा किशोरी बालिकाओं के लिए हम यूँ बोल सकते हैं कि ये हमारे लाडली बहनाओं के लिए एक स्थान होगा जहाँ पर वो स्वयं सार्वजनिक रूप से बनाई गई एक व्यवस्था में खुद को जोड़ पाएंगे। ये है आखिरी में कि हर एक गांव में कुछ ना कुछ ऐसे कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, गांव का नाम रोशन करते हैं। तो ग्राम गौरव दिवस के साथ साथ इस चीज़ को जोड़ा गया था कि यदि हम उनका एक जगह नाम लिखना चाहते हैं कि कितने लोग सेना में हैं, कितने लोग सर्विस में हैं, कितने लोग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उन कितने लोग सार्वजनिक जीवन में उच्च स्थानों पर पहुंचे, तो उन सब के लिए भी एक पट्टिका बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक पंचायतों में एक अलग दिशा निर्धारित करने की प्रयास कर रही हैं। अब हम पहुंच चुके हैं अपने एक और नए सेक्टर पर जिसका विषय है सुव्यवस्थित कार्यालय सुशासन स्थापित करने के लिए अनिवार्य कार्यालयीन व्यवस्था। अनिवार्य शब्द को आप ध्यान दीजिएगा। अगर ये व्यवस्थाएं कार्यालय में होंगी तो कार्यालय सुसज्जित होगा और ये एक सार्वभौम सिद्धांत है कि जब भी कोई कार्यालय बहुत अधिक सुसज्जित होता है तो वहाँ एक सकारात्मक भाव रहता है, लोगों का उस कार्यालय के प्रति विश्वास बढ़ता है, कार्यालय में कार्य करने वाले लोगों के अंदर कार्य करने की रुचि बढ़ती है और यही हमारे सुशासन की दिशा में पहला कदम है। तो इस सेक्टर में यही प्रावधान करने की कोशिश की है कि आपका कार्यालय व्यवस्थित हो, उसमें इंटरनेट की सुविधा हो, उसमें कंप्यूटर सामग्री हो, उसमें आपके पास पूरी तरह से स्टेशनरी हो, आपका सुंदर फर्नीचर हो, जो भी आपको मरम्मत करानी है वो आप कर सकें। फिर इसी के साथ जोड़ा गया है कि कैशलेस ट्रांजैक्शन जो स्वाइप मशीन होती है जिससे आजकल हम लोग दुकानों में जाकर के भुगतान करते हैं वो व्यवस्था हो, पंचायत का बाउंड्री वॉल बनी हुई हो, पंचायत में सुंदर गेट लगा हो, पंचायत में छायादार वृक्ष लगे हों, पंचायत अपनी स्वयं की बिजली की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रही हो, स्ट्रीट लाइट और मतलब पंचायत में अगर कोई व्यक्ति शाम के समय भी आता है तो पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था हो, पंखे की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, जो भी चीज़ें एक पंचायत को एक आदर्श कार्यालय के रूप में स्थापित करने के लिए आवश्यक है वो आप 5वें राज्य वित्त आयोग के दिशा निर्देशों में कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्था की गई है। अब हम पहुंच गए हैं आगे बढ़ते हुए एक नए सेक्टर जिसको इस 5वें वित्त आयोग के दिशा निर्देशों में थोड़ा नीचे के पायदान पर रखा गया है, नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य। इसका सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि हम पहले प्राथमिकता में स्वयं की आय बढ़ाने वाले कार्यों पर ध्यान दें, मानवीय और मानसिक
और सामाजिक जो स्वास्थ्य वाले कार्य थे, सुव्यवस्था सुशासन वाले काम थे। उसके बाद फिर हम पहुँचे नवीन अधोसंरचनात्मक कार्य में। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नया नहीं है, वही सीसी सड़क से पक्की नाली निर्माण, सार्वजनिक भवनों की बाउंड्री वाल, जो अंदर छोटी सकरी गलियां होती हैं उनमें पेवर ब्लॉक का सफलतापूर्वक कई जगह पर उपयोग किया गया है। गौशाला का निर्माण है, रपटा पुलिया है, शासकीय भवनों की बाउंड्री वाल जो भी बना सकते हैं, एलईडी स्ट्रीट लाइट है और सौर ऊर्जा लाइट है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं जो परंपरागत रूप से होती आ रही थी। यहाँ ये आपसे विशेष ध्यान देने की बात है कि जब आप इन कार्यों को करें तो शासन के जो दिशा निर्देश हैं कि कौन से कार्य ऊर्जा विकास निगम से होंगे, कौन से काम विद्युत वितरण कंपनियों से होंगे, इनका विशेष ध्यान रखा जाए। ये इस पर आपको आपका ध्यान इसलिए इस तरफ आकर्षित कराना चाहेंगे। इस आखिरी सेक्टर तक पहुंच गए हैं। आखिरी सेक्टर जितने भी आपकी स्थायी परिसंपत्ति हैं उनके मरम्मत या संधारण की व्यवस्था करता है। उसमें देखिए, इसको भी हम सीधे सीधे सुव्यवस्थित और सुशासन से जोड़ के देख सकते हैं कि आपका जो पंचायत भवन है, उस पंचायत भवन की अच्छे से पुताई हो, पुट्टी भरी हुई हो, मरम्मत हो, बिजली चालू हो, थोड़ा उसको एक आकर्षक ढंग से बनाने का काम भी इसमें लिया जा सकता है। शौचालय यदि आपके यहाँ पहले से पंचायत भवन या शासकीय भवनों में नहीं है, वो लिया जा सकता है। गांव के पक्के क्षतिग्रस्त आंतरिक मार्ग, इसमें गांव के बाहर मार्ग की बात नहीं हो रही, आंतरिक मार्गों की मरम्मत ले सकते हैं। गांव की पक्की क्षतिग्रस्त नालियों को सुधार सकते हैं। पुराने चेक डैम, स्टॉप डैम को मरम्मत करके उपयोगी बना सकते हैं। ये बहुत अच्छा काम हो सकता है। पुरानी ऐतिहासिक बावड़ियाँ या कुएँ हैं तो उनको ठीक कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ कोई तालाब है या नर्मदा तट पर आप पंचायतें स्थापित हैं तो उनकी साफ सफाई पुताई का काम ले सकते हैं। पंचायतों के स्वामित्व में यदि पहले से कोई टैंकर है तो उसके टायर ट्यूब बदल सकते हैं और नल जल योजनाओं को चलाया। यहाँ पर एक चीज़ आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है कि जब भी हम किसी भी चीज़ को संधारण के रूप में स्वीकृत करते हैं तो उसकी जो स्वीकृति की प्रक्रिया है, संधारण के कामों की तकनीकी और प्रशासकीय स्वीकृति दिए जाने के जो प्रावधान है, उनका पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अब हम पूरे 6 सेक्टर पर बात करते हुए अब हम पहुंच गए गैर अनुमत कार्यों की श्रेणी तक। 5वें वित्त आयोग के वो दिशा निर्देश उन कामों को भी स्पष्ट करते हैं जिनकी अनुमति नहीं दी गई है। हैंडपंप खनन, नलकूप खनन, पेयजल परिवहन, मुर्मीकरण, ग्रेवल रोड और किसी प्रकार के वाहन का क्रय और पानी टैंकर का क्रय, ये सारे कार्य गैर अनुमत श्रेणी में रखे गए। गैर अनुमत श्रेणी का मतलब होता है कि इन कामों को अभी आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए कि ये जो यहाँ पर हमें स्पष्ट कर दें कि ये व्यय है। ये विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप गैर अनुमत श्रेणी के काम हैं, यदि आप इनमें से कोई कार्य करते हैं तो गंभीर रूप से ऑडिट आपत्तियां आती हैं और उसको फिर समाधान कराना आसान नहीं होता है। तो आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उन कामों को करते समय ध्यान रखें कि वो गैर अनुमत श्रेणी के कार्यों में सम्मिलित नहीं हो। ये तीनों स्तर के पंचायत प्रतिनिधियों को और प्रशासनिक अमलों को पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। हमें उम्मीद है कि हमारा ये जो 5वें राज्य वित्त आयोग के संबंध में आज आपके साथ जो चर्चा करने का प्रयास था वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काम करने में कुछ थोड़ी बहुत भी यदि मदद मिलती है तो हम अपने इस प्रयास को सफल मानेंगे। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको तत्काल अलर्ट के रूप में प्राप्त हो जाए। अपने सभी अन्य साथियों को, अन्य पंचायतों को भी सब्सक्राइब करने के लिए आप हमारी तरफ से अनुरोध कर सकते हैं। आप नए वीडियो अंत तक यदि आप देख रहे हैं और अभी हमको फिर से सुन रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम शीघ्र ही एक अन्य उपयोगी विषय पर आपके साथ फिर से वीडियो तैयार करके साझा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।